अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जो है 31 मार्च और आज के दिन हमारा जो और पाकिस्तान का जो टाइम डिफरेंस है वो अब 3 घंटे का हो गया। पहले 4 घंटे का था और जब फिर सर्दियाँ शुरू होंगी दोबारा फिर ये 4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है जब आप इटली के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके जब इंटरव्यू का टाइम होता है तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता और फिर टाइम मिस भी हो जाता है। कभी उनके जहन में 3 घंटे होता है और 4 घंटे का टाइम होता है, और 4 घंटे होता है और 3 घंटे का टाइम। तो ये मेन चीज़ थी और मैं अभी सैरी करके हटा हूँ। कल जो मैंने सैरी की थी वो की थी 4:02 पे, या आई थिंक पूरे 4 बजे कल की थी। और आज मैंने की है 4:58 पे। आज होनी थी सैरी 3:58 पे, लेकिन आज हुई है सैरी 4:58 पे। तो और इसी तरह अफ्तारी जो थी कल मैंने की थी 6:11 पे, आज अफ्तारी होगी 7:12 पे शायद। तो ये पूरा 1 घंटे का जो है ना ये टाइम शिफ्ट हुआ है। तो एक तो ये था, और दूसरा आप लोगों को बताना था कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में। रीजनल स्कॉलरशिप होती क्या है और ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। तो रीजनल स्कॉलरशिप इटली जैसा पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर प्रोविंसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोविंसेस हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे रीजन्स के अंदर कंट्री को डिवाइड किया गया है और हर रीजन का अलग नाम है और हर रीजन है उसकी अलग एक राइट टू एजुकेशन बॉडी होती है। जिस तरह जो मेरा रीजन है, इस रीजन के अंदर पुलिया रीजन के अंदर जो राइट टू एजुकेशन बॉडी है वो अडीसू है, ADISU। इसी तरह कुछ के अंदर DSU है, कुछ के अंदर EDSU है। तो हर रीजन के अंदर इसके नाम डिफरेंट हैं। अब दूसरी चीज़ कि ये रीजन स्कॉलरशिप है कि आपको मिलती कैसी और ये क्यों मिलती है। तो हर कंट्री जो होता है वो अपनी कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड स्टूडेंट्स को कर रहे होते हैं। कभी वो कुछ कंट्रीज़ के जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि 10th तक आपकी एजुकेशन फ्री है, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट जो होती है एजुकेशन आपकी बुक्स ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करती है। तो इस तरह कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट जो होती है इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं ना वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। जबकि इटली के अंदर जो है ना ये चीज़ इस तरह से है कि अगर कोई स्टूडेंट आपको ये डिमांड करे कि मुझे जो है ना रहने के लिए घर भी चाहिए, मुझे जो है ना वो आप पैसे भी दो और मुझे खाना भी दो तब मैं पढ़ूँगा, तो गवर्नमेंट जो है उसको वो करना पड़ता है। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से है। तो इस वजह से इन्होंने हर रीजन के अंदर एक बॉडी बनाई है जिसके अंदर स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं आके कि भाई हम लोग आ गए हैं, ठीक है, चाहे वो लोकल हों चाहे वो फॉरेन हो, ठीक है। तो उनको जाके आप बताते हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन बॉडी जो है हर एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है और एजुकेशन लेने के लिए हमें जो है ना आप अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करो, फूड भी प्रोवाइड करो और पैसे भी कुछ खर्चा पानी जो है किताबों के लिए आने जाने के लिए ये वो दो हमें। तो इटली के अंदर इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स को रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। आपको वजह समझ आ गई। अब इसको लेने का तरीका क्या है। इसको लेने का सिंपल सा तरीका होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी ओपन होती है जून जुलाई के अंदर। आपने उनके अंदर सिंपली एक ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फिल करना होता है और अप्लाई आपका हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ आने के बाद फिर आपने या आप हों या ना हों यहाँ पे, लेकिन आपने उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद इनकी दोबारा से एक डेडलाइन आती है जिसके अंदर आपने फ़िज़िकल फॉर्म में इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। कुछ रीजन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त ही आपने बाई हैंड भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन में कोई भी मसला आ भी जाता है ना, यानी आपका कोई एक आधा डॉक्यूमेंट्स नहीं है पूरा, या आपका कोई भी इशू आ जाता है आपको समझ नहीं आती, तो ये कॉल रिवाइज़ भी करते हैं। मतलब जून जुलाई के अंदर एडमिशन जो इनकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन थी वो क्लोज़ हो गई, आपने अप्लाई किया है तो वो आपको कॉल के अंदर बता देते हैं कि आपने ठीक अप्लाई नहीं किया तो हमने आपको स्कॉलरशिप नहीं दी, लेकिन आपको हम एक और चांस दे रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स ठीक करके लाओ तो हम आपको दे देंगे। तो पिछली दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक नहीं थे और भी काफ़ी स्टूडेंट्स के ठीक नहीं थे, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था और हम सभी को मिल गई थी। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो आपको चाहिए। रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपको बेसिक जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपके पास FRC हो, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा इशू करता है।
उसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट FBR जो है पाकिस्तान में वो इशू करता है। और इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखनी, जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो आपने एक बंदे को स्पॉन्सर शो किया था कि ये बंदा जो है, बेशक वो आपका फादर था जो भी था, कि ये बंदा मेरा स्पॉन्सर है। तो स्कॉलरशिप के वक्त भी आपने एक बंदे को स्पॉन्सर रखना है। उस बंदे का आपने इनकम सर्टिफिकेट, उस बंदे का आपने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, और उस बंदे का या अपना, ज़ाहिर सी बात है वो आपको ब्लड रिलेटिव ही होगा। ब्लड रिलेटिव से मुराद अंकल, चाया, ताया, चाचू ये नहीं, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं, तो भाई बहन उनमें से। तो FRC वो प्रूफ के लिए, ठीक है। ये चीज़ होगी। FRC बनेगा नादरा से, और इनकम सर्टिफिकेट FBR से बनेगा। उसके लिए ये है कि वो जो आपने स्पॉन्सर शो करवाया उसकी टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हो, और वो टैक्स रिटर्न्स और उनकी एक कॉपी, और अपने साथ पासपोर्ट की CNSE की कॉपी आप लेके जाएंगे FBR के ऑफिस में, और वो आपको इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर जो होता है वहाँ पे, वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू करके देता है। इसका सैंपल जो होगा ना वो मैं यहाँ लगा दूँगा साथ, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए उस बंदे के नाम पे जो आपका स्पॉन्सर है, उसके नाम पे क्या और कौन सी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कितनी है। ये आपको इशू करता है आपका तहसीलदार, जो आपका तहसीलदार होता है वो इशू करता है। अब इसके अंदर ना एक मेन चीज़ ये जो कन्फ्यूजन भी पैदा करती है, और जो आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो है ना वो मामलात आधे से कम हो जाएंगे, वो ये हैं कि तहसीलदार को पता ही नहीं है अक्सर जगहों पे कि मेरे पास ये अथॉरिटी और मैं ये लेटर इशू कर सकता हूँ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला बनता है। और फिर पिछले साल तो मुफा भी इसको टेस्ट नहीं था कर रहा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को। तो आप करें इस तरह से, जो आपका स्पॉन्सर था उसके नाम पे आपके कोई प्रॉपर्टी उस अपने भाइयों में से या अपने पेरेंट्स में से उसको अपना स्पॉन्सर चूज़ करें जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या अगर सभी के नाम पे तो आप खुद को स्पॉन्सर शो कर दें और मेंशन करें कि मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब आपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर अपनी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते वक्त आपने FBR को ये बोल देना है उनको कि ये लाइन भी मेंशन कर दें, और वो कर देते हैं, ठीक है। अगर वो अपने इनकम सर्टिफिकेट के अंदर ये लाइन मेंशन कर देते हैं कि इस बंदे के नाम पे कोई मूवेबल और इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो दो या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिला के ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, लेकिन इसके साथ ही आपने जो है ना ये आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो आपने स्पॉन्सर शो किया था उसकी सैलरी स्लिप्स भी चाहिए, उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, और इसके अलावा उस बंदा वो जो स्पॉन्सर था आपका उसका जॉब लेटर हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट उसको बोल दें, या फर्जी सा आप कोई भी बना सकते हैं, उसकी सैलरी स्लिप्स लगा दें, और एफिडेविट भी उसका देना है कि ये जो है ना मैं इसका स्पॉन्सर हूँ, और इस तरह से इसका एक एफिडेविट भी होता है, उसकी भी मैं जो है ना वो कुछ पिक्चर लगा दूँगा साथ। तो वो जो एफिडेविट है, एफिडेविट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, वो जो स्पॉन्सर की है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और उसके बाद आपका जो है सॉरी उस आपके स्पॉन्सर का जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों की इटालियन जो है ना वो लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन भी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अटेस्ट हुए हुए नहीं चाहिए मोफा से या इधर उधर से। जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है FRC, इनकम सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी अगर है तो ये 2 या 3 लेटर जो हैं ये आपने पाकिस्तान एम्बेसी जो रोम में है इससे वेरीफाई करवाने होते हैं। पहले ये 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स आपने मुफा से अटेस्ट करवाने हैं, उसके बाद आप वो बाई कोरियर किसी को भेजेंगे, आप इटली के अंदर जो रह रहा है वो आपके वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा पाकिस्तान एम्बेसी रोम के अंदर, और वहाँ जाके इनको लीगलाइज करवाएगा, ठीक है। अब वो अब रीजनल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको लीगलाइजेशन अलग अलग पेज पे चाहिए तीनों चीज़ों की, FRC की अलग चाहिए, इनकम की अलग चाहिए, प्रॉपर्टी की अलग चाहिए, ठीक है, या फिर उनको तीनों की एक ही पेज के ऊपर चाहिए। अगर तो एक पेज पे चाहिए तो वो फिर आपकी बन जाती है पर पेज 10 यूरो आई थिंक उनकी कॉस्ट आती है, और इकट्ठी आप लगवाओ तो वो आपके बन जाते हैं मेरे ख्याल से 60 या 90 यूरो, आई डोंट नो। लेकिन ये कि ये जब आप एम्बेसी में जाते हो तो वो आपको ये डिटेल बता देते हैं और वो आपसे उतने चार्ज कर लेते हैं पैसे पर पेज, आई थिंक 10 यूरो लास्ट टाइम तो उन्होंने इतने लिए थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके पास वो जो मैंने आपको बता दिया है जॉब कॉन्ट्रैक्ट और एफिडेविट, इन दोनों की इटालियन ट्रांसलेशन भी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स, इनकी इटालियन ट्रांसलेशन 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, और 3 डॉक्यूमेंट्स वो जो मैंने पहले मेंशन किए
इनकम सर्टिफिकेट, एफआरसी और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये फिर सारे डॉक्यूमेंट, और इनके साथ आपने अपना जो होता है इनरोलमेंट और ये वो जो यूनिवर्सिटी की होती है, ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं फ़िज़िकल फॉर्म में, जो रीजनल बॉडी होती है। लेकिन उसमें फ़िज़िकल फॉर्म में सबमिट करवाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छा, जब ये लीगलाइज हो जाते हैं एम्बेसी से, तो एम्बेसी आपको एक लेटर इशू करके देती है। इटालियन के अंदर वो लिखा होता है, जो भी उनका वो सीन है। उस लेटर को आपने जो है ना वो अपोस्टिल भी करवाना होता है। इटली के अंदर एक इदारा होता है परफतुरा के नाम से, आई डोंट नो उसको अपोस्टिल बोलते हैं क्या बोलते हैं। उनको आप लेके जाओ और वो आपको कर देते हैं, ठीक है। अब उनके परफतुरा से होने के बाद उसकी भी फ़ी होती है, आई थिंक, आई डोंट नो, पता नहीं, अभी मेरे जहन में नहीं है, मुझे अभी जहन में नहीं है कि उसकी, हाँ, उसके ऊपर मार्को दी बोलो लगती है 16 यूरो की। तो इस तरह से ये आपके मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने अभी सैरी की है तो मुझे वो, और अच्छा, तो ये आपके जो है ना मेन डॉक्यूमेंट्स है रीजनल स्कॉलरशिप के लिए। जब आप सबमिट करवा देते हो, इनके अंदर से कोई डॉक्यूमेंट मिस भी होता है तो वो आपको एक अलग से कॉल में बता देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिस है, तो इसको फिर आप इस तरह से अपलोड करें या इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ये नेक्स्ट डेडलाइन वो आपको दे देते हैं। तब तक आप दोबारा से उसको कर सकते हो अरेंज, और दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद फिर ये है कि दिसंबर के अंदर आपको इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है स्कॉलरशिप की, वो मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट जून जुलाई या फिर जो भी उनका सीन होता है हर बॉडी का, उसके अंदर फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर बाकी पैसे मिल जाते हैं। और अकोमोडेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है आई थिंक अक्टूबर से ही, और आपको जो फूड कूपन जो आपको मिलते हैं वो भी आपके शुरू हो जाते हैं फर्स्ट डे से ही, ठीक है। लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट दिसंबर में मिलती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे मिलते हैं। और इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो कुछ रीजन के अंदर 7200 यूरो है, कुछ के अंदर 8000 और कुछ के अंदर 9000 भी हो चुकी हुई है। इटली के अंदर अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा बेहतर है, इसके बेनिफिट ज़्यादा बेहतर हैं और वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है। जबकि साउथ के अंदर आप आओ तो इसकी वैल्यू इतनी उस तरह से नहीं है, अकोमोडेशन उस तरह से आपको नहीं मिलती जिस तरह से नॉर्थ में मिलती है, फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो है ना आपको 7200 तक आपको ओवरऑल वैल्यू इसकी बन जाती है। अब इसके बेनिफिट्स के अंदर 7200 इसकी ओवरऑल अगर वैल्यू है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 7200 यूरो वो आपको कैश दे देंगे, नहीं। इसके अंदर 7200 के अंदर आपके खाने के चार्जेस भी इंक्लूड हैं, इसके अंदर आपके रहने के चार्जेस भी इंक्लूड हैं, और इसके अंदर जो उन्होंने आपको बाइक कुछ अमाउंट जो उन्होंने आपको कैश में देनी होती है, कैश में भी नहीं, मतलब ये है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो देनी होती है, वो भी इंक्लूड है। टोटल वैल्यू इसकी 7200 होती है। तो अराउंड 4400 या 4500 तक आपको कैश मिलता है, जो आपको पैसे मिलते हैं। बाकी के कुछ अकोमोडेशन के कट जाते हैं और कुछ आपके दूसरे कट जाते हैं। तो अकोमोडेशन का इस तरह से है कि अगर आपने इनकी अकोमोडेशन लेनी है, इनकी बिल्डिंग्स होती हैं जो रीजनल बॉडी है, अगर वहाँ पे अकोमोडेशन लेनी है तो वहाँ आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। अगर वो आपने नहीं लेनी, आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे रह रहे हो सिटी के अंदर या जहाँ पे भी, तो आपने फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट भी सबमिट करवाना होता है। तो फिर आपको जो है ना उसके अकोमोडेशन के पैसे भी आपको साथ ही मिल जाते हैं जब दूसरी स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं। तो ये थी इसकी ओवरऑल डिटेल। और अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस तो आपको मैंने सारा समझा दिया। अप्लाई करने का इसका तरीका ये है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने सर्च करना है, सिटी का नाम आपने पहले निकालना है कि ये यूनिवर्सिटी किस सिटी के अंदर है। उस सिटी का सर्च करना है कि आपने इस सिटी के अंदर किस रीजन के अंदर है, और उस रीजन का राइट टू एजुकेशन बॉडी आपने निकालना है। और जब वो निकल आएगा तो उसका फिर आपने वेबसाइट चेक करनी है और वहाँ पे आपको प्रोसेस का मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसका रीजनल स्कॉलरशिप के नाम से या इसका स्कॉलरशिप्स के सेक्शन के अंदर इसको मेंशन किया होता है राइट टू एजुकेशन के नाम से, ठीक है। लेकिन इसके नाम जो है हर रीजन के अंदर डिफरेंट होते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके रीजन के अंदर इसका क्या नाम है, और वो आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली करना है। ये छोटा सा काम, इतना कोई ज़्यादा पंगे वाला नहीं है। तो लेकिन आप ये गूगल की हेल्प लेके बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब ये ना हो कि मुझसे आप पूछने लग जाना, जिसना ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि यार ये मेरी यूनिवर्सिटी है तो हमारा कौन सा स्कॉलरशिप है। तो मुझे पता होगा तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन ये कि यहाँ पे रीजन्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और आपको फिर ये है कि वो नहीं, मुझे भी नहीं इतना वो होता कि इस रीजन का कौन सा है। जो मेन है उनका पता होता है, ठीक है। तो बाकी दुआओं में याद रखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए, और कोई भी मसला हो तो आप जो है ना वो रीच कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और या फिर फेसबुक पे इधर उधर, ओके। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।